कहानी का ये दूसरा भाग देखने से पहले इसका पहला भाग अवश्य देखें। धारा नई नौकरी की तलाश कर रही थी और आज सीए दीपक वर्मा के ऑफिस से निकलते हुए धारा के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान थी। काफी कोशिशों के बाद उसको आज यहाँ एक असिस्टेंट की जॉब मिल ही गई थी। जॉब मामूली थी और तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं, पर पिछले सभी कामों से तो सब बेहतर ही था। काम भी और तनख्वाह भी। वो सीधे मंदिर गई, फिर घर की ओर चल दी। कल से उसकी दिनचर्या सब बदलने वाली थी। काम का समय, पैसा सब निर्धारित था। आज विराज अपने क्लाइंट से मिलने 5 स्टार होटल ब्लू हेवन में आया हुआ था। जरूरी बातें डील फाइनल होने के बाद ही डिनर भी चल रहा था जब उसकी नजर होटल से निकलती संजना पर पड़ी। पर बातों की वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। पर उसको बताया था मान ने कि उसकी कोई इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से संजना को बीच में ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। पर ज्यादा ना सोचते हुए विराज ने पहले जो काम वो करने आया था उसी पर ध्यान दिया। पर दिमाग में कुछ तो रह ही गया था। साथ में आए सुजीत जी ने चोर नजरों से विराज की तरफ देखा। आंखों में एक भय भी था, क्योंकि उन्होंने वो भी देखा जिसको देखने में विराज चूक गया था, या उसने ध्यान नहीं दिया। संजना के ही बगल में जाता वंश ठाकुर। दोनों को साथ देखकर सुजीत जी के माथे पर पसीना आ गया। कितना डांटा था उन्होंने संजना को और साफ निर्देश दिए थे कि वो वंश से ना मिले, पर वो ना मानी। और संतान के मोह के आगे सुजीत जी भी खुद को मजबूर महसूस करते थे। औलाद की खुशी किसे बुरी लगती है आखिर, पर वो संजना को वंश के साथ बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। मीटिंग खत्म होने पर वो घर पहुंचे और आते ही संजना पर भड़क गए। तुम उस होटल में क्या कर रही थी संजना, वो भी उस वंश ठाकुर के साथ? पूछते हुए सुजीत जी का गुस्सा दिख रहा था। वो संजना से बेहद नाराज थे। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, संजना ने थोड़ा घबरा कर जवाब दिया। कोई और नहीं मिला तो तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? गुस्से में आकर सुजीत जी ने संजना से पूछा, जिसको सुनकर संजना भी चेप गई और मुंह दूसरी तरफ फेर कर सुजीत जी की नजरों से बचने का प्रयास करने लगी। सुजीत जी परेशान भरे लहजे में बोले, पता भी है क्या होता अगर विराज ने तुमको वंश ठाकुर के साथ देख लिया होता तो? क्या सोचता वो मेरे बारे में? वो तो अच्छा रहा कि उसका पूरा ध्यान मीटिंग में था, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पीछे कौन था। सुजीत जी की बातों में चिंता साफ झलक रही थी। देख लेता तो अच्छा था, सब क्लियर हो जाता, फिर मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। संजना ने परेशान होकर झल्लाते हुए ही कहा, पता भी है कि क्या कह रही हो तुम? वंश ठाकुर उनका दुश्मन है और तुम मेरी बेटी हो, उसके साथ तुम कोई रिश्ता नहीं रख सकती। सुजीत जी ने उसे धमकाते हुए कहा, क्यों नहीं रख सकती? आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं वंश को पसंद करती हूँ, संजना ने सुजीत जी से कहा, जिसको सुनकर ही सुजीत जी के माथे पर गहरी चिंता की लकीर आ गई। सजना बेटा, होश से काम लो। मान तुम्हें बचपन से पसंद करता है और ये बात तुम्हें भी पता है। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि पूरा कर इस बात से खुश है। जबकि उनकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। भले ही हम दोस्त हों, पर हूं तो मैं उनकी कंपनी का एक मामूली मुलाजिम। वो कभी भी तुम्हारे और मान के रिश्ते की बात कर सकते हैं। और अब तो विराज की शादी भी होने वाली है। मान बाबा ने भी ऑफिस आना शुरू कर दिया है। सुजीत जी ने संजना को प्यार से समझाने की कोशिश की। संजना बहस करते हुए बोली, आप क्यों नहीं समझते पापा कि ये मैं नहीं कर सकती? मेरी भी कोई इच्छा है। मैं कोई शो पीस नहीं कि किसी को पसंद आया और वो अपने घर ले गया। मैं नहीं चाहती मान को। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं वंश से प्यार करती हूँ। संजना के तेवर अब बगावती थे। सुजीत जी बोले, तुम समझती क्यों नहीं हो? वंश हमारा दुश्मन है। सुजीत जी ने उसे समझाया तो संजना बोली, हमारा नहीं पापा, वो शेखावत का दुश्मन है और आप वहां सिर्फ एक मामूली से मुलाजिम हो। इस दुश्मनी से हमें क्या लेना देना? सुजीत जी गुस्से में बोले, काफी एहसान है उन लोगों के मुझ पर। और तुम ये जो ऐश की जिंदगी जी रही हो ना, इतने महंगे घर में रहना, महंगी गाड़ी में घूमना, इतने बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ना, अपने सारे शौक पूरे करना, बिना हिच के पैसे उड़ाना,
ये उनकी ही देन है, वरना हमारी क्या हैसियत थी ये तुम भी जानती हो। संजना चिढ़कर बोली। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, ये सब देकर पापा। आपने भी पूरी वफादारी निभाई है उनके प्रति, पूरा साथ दिया है बिना दिन रात देखे। जो मिला वो आपकी मेहनत का नतीजा है, उनका एहसान नहीं। सुजीत जी आपे से बाहर हो गए। सजना जबान संभालो अपनी, मैं उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। सुजीत जी को भी अब बहुत गुस्सा आने लगा था। बस बहुत हुई तुम बाप बेटी की बहस। मैं अपने घर में दूसरों की वजह से कलेश नहीं चाहती। और आप सुजीत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। वो जिसे चाहे उसे पसंद कर सकती है, ये उसकी जिंदगी है, किसी की गुलाम नहीं है वो। सुजीत जी की पत्नी सुधा जी, जो इतनी देर से सब सुन रही थी, बात बढ़ने पर बीच में ही बोल पड़ी और उनकी बात सुनकर सजना को जैसे शह ही मिल गई। सुजीत जी बोले, तुम दोनों माँ बेटी का दिमाग खराब हो चुका है सुधा। पुरानी बातों को अपने दिल से निकालो, यह हमारी बेटी के भविष्य की बात है। और मान से अच्छा लड़का और शेखावत परिवार से अच्छा परिवार हमें नहीं मिल सकता। सुजीत जी ने बेबसी से सुधा जी को देखते हुए समझाने की कोशिश की तो संजना बोली, ठाकुर फैमिली भी हैसियत में शेखावत से कम नहीं है पापा। आप एक बार वंश से मिलकर तो देखो, वो कितना चाहते हैं आपसे मिलना। माँ का साथ पाकर संजना ने एक बार फिर कोशिश की सुजीत जी को मनाने की। सुजीत जी सुधा जी से बोले, सुधा समझाओ इसे, ये गलत है। सुधा जी संजना का साथ देते हुए बोली, कुछ गलत नहीं है सुजीत जी, मेरी बेटी की जिंदगी की बात है। वो जिसके साथ चाहेगी उसी के साथ शादी करेगी, साफ साफ सुन लीजिए। सुधा जी सुनने को तैयार थी ही नहीं, उल्टा अपना फैसला सुना दिया। सुधा जी की बात सुनकर संजना की हिम्मत और बढ़ गई। आपको अपनी बेटी चाहिए या वो लोग, आप सोच लो पापा, मैं वंश के बिना नहीं रह सकती। आखिर संजना ने भी खुलकर बोल ही दिया। सुजीत जी मायूस होकर बोले, ये सही नहीं कर रही हो सुधा तुम। अपने बीते कल को तुम आज से जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। बेबसी से दोनों को देखते हुए सुजीत जी अपने कमरे में चले गए। पापा किस बीते कल की बात कर रहे थे मम्मी? संजना ने ना समझे से पूछा। कोई बात नहीं है बेटा, वो वैसे ही बोल रहे थे, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। यह कहकर सुधा जी भी अपने कमरे में चली गई। सुधा जी अपने कमरे में आ गई। सुजीत जी की नजर उन पर ही थी। तुम ये सही नहीं कर रही हो सुधा। सुजीत जी ने सुधा जी के पास आकर कहा, जो ड्रेसिंग के पास बैठी अपने हाथों पर नाइट क्रीम लगा रही थी। मैंने क्या गलत किया? क्रीम लगाते हुए सुधा जी ने पूछा, जिनका ध्यान सिर्फ अपने हाथों पर ही था। सुजीत जी बोले, संजना को समझाने के बजाय तुम उसका साथ दे रही हो। मैं सिर्फ सही का साथ दे रही हूँ और संजना कोई बच्ची नहीं है, एक काबिल डॉक्टर बनने वाली है, अपना भला बुरा समझती है। और सही है ना, बिना प्यार के किसी के साथ वो कैसे रह सकती है? सुधा जी ने अपने में ही खोते हुए कहा। सुजीत जी बोले, तुम इस बात को खुद से जोड़कर मत देखो सुधा, बीती बातें भूल जाओ। सुधा जी बोली, आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपनी बेटी की खुशियां देख रही हूँ और कुछ नहीं। सुधा जी की बात सुनकर सुजीत जी बोले, सुमेर ने भले ही तुम्हारा प्यार ठुकराया हो, पर उसने तुमसे दोस्ती पूरी निभाई है। मुझसे ज्यादा तुम्हें मानता है। कहीं ना कहीं पर ये नौकरी, ये अच्छी लाइफ उसने मेरे बहाने तुम्हें दी है, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें दुख में नहीं देख सकता था। हमारी हर मुसीबत में, परेशानी में उसने हमेशा साथ दिया है। और देखो आज अपनी बेटी को, अपने घर की इज्जत बनाने को भी तैयार है, जबकि हम तो उनकी हैसियत की भी नहीं है। सुजीत जी के कहते ही सुधा जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, खुद का दिल नहीं था तो ठुकरा दिया, बेटे का दिल आ गया तो चले आए तेरिया दिली दिखाने। मजाक समझा है क्या दूसरों की भावनाओं को शेखावत ने? सुधा जी गुस्से में चीखती हुई बोली, जिसको देखकर सुजीत जी भी हैरान हो गए। वो सुधा जी को समझाते हुए बोले, गुस्से और अहंकार ने तुम्हारी मति को भी हर लिया है सुधा। पुरानी बातें सड़ी लाश की तरह होती हैं, जिनमें से सिर्फ बदबू आती है। गड़े मुड़ते मत उखाड़ा करो, आज में जियो, पुराना जो हुआ भूल जाओ। अब बात हमारे बच्चों की जीवन की है, उसे रोको, वो गलत कर रही है। सुधा जी अब भी अपनी जिद पर अड़ी थी।
वंश ठाकुर से मिलने में बुराई ही क्या है, एक बार मिलकर तो देखो, सुधा जी ने कहा। तो सुजीत जी बोले, मैं एक बार मिल चुका हूँ और मुझे पता है उसके इरादे क्या हैं, इसीलिए रोक रहा हूँ संजना को, क्योंकि वो जो चाहता है वो कभी नहीं हो सकता। ये कहकर सुजीत जी बेड के एक तरफ लेट गए और अपनी आंखें बंद कर ली, पर चिंता की रेखाएं माथे पर बनी हुई थी। सुधा जी नाराज सुजीत जी को देख रही थी, जो उनकी ओर पीठ करके सो गए थे। सुजीत जी की संजना को लेकर चिंता गलत नहीं थी, ये जानती थी सुधा जी, पर उनकी सोच भी तो गलत नहीं थी। प्यार न मिलने की पीड़ा उन्होंने झेली थी, इजहार के बदले इनकार का अपमान उन्होंने झेला था, जो आज भी सुधा जी के मन के घाव को हरा कर जाता था। सुमेर जी, सुजीत जी और सुधा जी सभी कॉलेज टाइम के दोस्त रहे थे। सुधा जी के मन में सुमेर जी के लिए भावनाएं थी और सुजीत जी के मन में सुधा जी के लिए। पर सुधा जी की आंखों में सुमेर जी के लिए प्यार देखकर सुजीत जी ने अपने पांव स्वयं ही पीछे कर लिए और अपनी भावनाओं को अपने मन में ही दफन कर दिया। पर वहीं जब सुधा जी ने सुमेर जी के आगे अपने प्रेम का इजहार किया, तो सुमेर जी ने बड़ी शालीनता से सुधा जी को समझाते हुए इनकार कर दिया। वक्त ने ऐसी करवट ली कि सुधा जी की शादी सुजीत जी से ही हुई। जहां सुमेर जी ऊंचे और रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे, वहीं सुधा जी और सुजीत जी मध्यम वर्गीय परिवार से थे। सुजीत जी ने ही अपने माता पिता को सुधा जी के घर भेजा था अपना रिश्ता लेकर, जिसको से हर्ष ही सुधा जी के घर वालों ने अपना लिया। सुमेर जी के इनकार के बाद सुजीत जी को अपने लिए उम्मीद दिखी थी और उन्हें विश्वास था कि वो अपने प्यार से सुधा जी का दिल जीत लेंगे। सुजीत जी ने इस रिश्ते को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं सुधा जी ने भी पूरी कोशिश की थी सब कुछ भुलाकर सुजीत जी का साथ देने की, और वो उन्होंने किया भी। पूरी ईमानदारी से पत्नी का रिश्ता निभाया और सुजीत जी का मान भी रखा। पर आज भी यथाकथा एक टीस उनके मन में उठी जाती है। पर अब बात उनकी बेटी की है। हो सकता है सुजीत जी सही कह रहे हो और संजना गलत हो। वो इस बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करेंगी। सोचते हुए कब सुधा जी की नींद लग गई, उन्हें पता भी नहीं चला। इधर वंश अपने ऑफिस में था। येलो फाइल और सारी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स सबको अच्छे से रीड कर लेना, और हमने जो ऑफर किया है उसे भी चेक कर लेना। प्राइस देख लेना, कहीं कोई गुंजाइश हो तो कम कर देना। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए हर हाल में। मीटिंग रूम से निकलते विजेंद्र ठाकुर अपने बेटे वंश को समझा रहे थे। वैसे कल कहाँ थे तुम? अपने कैबिन में पहुंचते ही विजेंद्र जी ने वंश से पूछा। दोस्तों के साथ था डैड। वंश ने विजेंद्र जी के सामने की कुर्सी पर बैठते हुए आराम से कहा और पानी का गिलास उठा लिया पीने के लिए। होटल ब्लू हेवन, रूम नंबर 405, और दोस्त का नाम संजना सहाय। विजेंद्र जी की बात सुनते ही वंश के गले में ठसका लगा और पानी पीते हुए जोर की खांसी होने लगी। विजेंद्र जी बोले, रूपश्री ज्वेलर से कल तुमने 50 लाख की डायमंड रिंग खरीदी। अब विजेंद्र जी की आंखों में सवाल थे। आपको कैसे पता चला डैड? सुनकर वंश थोड़ा घबरा गया था, पर तुरंत ही संभल भी गया। बाप हो तुम्हारा, तुम्हारे हर एक कदम पर नजर रहती है मेरी। विजेंद्र जी ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। इरादा क्या है तुम्हारा? वो सुजीत सहाय की बेटी है, और सुजीत कौन है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं। डैड जानता हूँ उनको, वंश ने जवाब दिया। खबर मिली है कि सुमेर के छोटे बेटे से इस लड़की का रिश्ता तय होने वाला है। विजेंद्र जी ने आईब्रो उचकाते हुए वंश से पूछा। वंश ने सवालिया नजरों से पूछा, आपको कैसे पता चला डैड? विजेंद्र ठाकुर अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों की पूरी खबर रखता है, और अब तो बात मेरे बेटे की भी है, तो इतनी मालूमात तो बनती ही है। कुर्सी से टेक लगाए हुए विजेंद्र जी पीछे की ओर खिसक कर फैल कर कुर्सी पर बैठ गए। वंश बोला, आपके ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ डैड। दुश्मन के मुंह से निवाला छीनने की तैयारी की है मैंने, बस आप देखते जाइए। बताते हुए वंश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। विजेंद्र जी बोले, समझ गया, तो वो लड़की सिर्फ यूज कर रहे हो उसे, की कुछ और इरादा है? वंश शैतानी मुस्कान के साथ बोला, इरादा तो कुछ और ही डैड। कहते हुए वंश के चेहरे पर एक चमक भी थी, जिसको विजेंद्र ठाकुर जी भाप गए। विजेंद्र जी भी शैतानी मुस्कान के साथ बोले, चाहने लगे हो उसे? वंश मुस्कुराकर बोला,
वो बहुत खूबसूरत है डैड, और हमारे लिए मौका भी। वंश के कहते ही विजेंद्र जी ने प्रश्न भरी नजरों से वंश को देखा तो वंश बोला, यानी मेरे लिए एक खूबसूरत मौका है सजना, जिसे मैं पाना चाहता हूँ। विजेंद्र जी बोले, जो भी करो ध्यान से करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वंश का कंधा थपथपाकर विजेंद्र जी अपने कैबिन से बाहर चले गए। थैंक्स डैड। वंश ने भी बड़े अदब से खुश होकर जवाब दिया और विजेंद्र जी के पीछे चल दिया। सुमेर जी की हवेली में हॉल में साड़ियों और गहनों का ढेर लगा था। सरस्वती जी और कलावती जी कीमती से कीमती साड़ियां और गहने पसंद करके एक तरफ रखती जा रही थी। हो गई खरीदारी आपकी? सुमेर जी, जो अभी अभी ऑफिस से आए थे, कलावती जी के बगल के सोफे पर बैठते हुए बोले, अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मान और विराज कहाँ है? सरस्वती जी ने बताते हुए पूछा। मैं यहाँ हूँ दादी, विराज ने अंदर आते हुए कहा और अपना कोट उतार कर एक तरफ रख दिया और शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए कलावती जी की बगल में बैठ गया। कलावती जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया और उसे वहां रखे गहने दिखाने लगी। विराज की नजर वहां रखी भारी भरकम पायलों पर गई। कलावती जी ने उसकी नजरों को भांप लिया और वो पायलें उठाकर विराज के हाथ में रख दी ताकि वो उनको छूकर अच्छे से देख परख ले। विराज ने उन पायलों को हाथ में लिया और अच्छे से देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई अपनी दादी की पसंद को देखकर। फिर उसने पायलों को भी पसंद के गहनों के साथ रख दिया। छोटा भाई कहाँ रह गया आपका? सरस्वती जी ने विराज से पूछा। वो क्लब चला गया दादी, दोस्तों के साथ टेनिस खेलने। विराज ने अपने कमरे में जाते हुए जवाब दिया और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। तभी उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। निकाल कर देखा तो कॉल आ रहा था और उस पर नाम चमक रहा था, परिणीता, जिसे देखकर विराज के होंठों पर मुस्कान आ गई और वो कॉल पिक करके परिणीता से बात करने लगा। उधर क्लब में मान अपने दोस्तों के साथ था। फिर वो क्लब से बाहर जाने लगा, तभी उसे किसी की आवाज आई। हे मान, उधर किधर जा रहा है यार? क्लब से निकलते ही मान को अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखकर उसके दोस्त शिवाय ने पूछा, जो कि उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। तुम लोग निकलो, मुझे आज काम है। कंधे से रैकेट उतार कर गाड़ी की पिछली सीट पर रखते हुए मान ने कहा और आगे का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चलना यार, चिल करेंगे, थोड़ी देर की ही तो बात है, फिर चले जाना। आज बियर के साथ वोडका भी है। शिवाय के साथ वेदांत और उमंग भी थे, जो मान को थोड़ी देर रुकने को मना रहे थे। मान बोला, आज नहीं यार, कल चलता हूँ तुम लोगों के साथ, आज जरूरी काम है। कहते हुए मान ने गाड़ी में चाबी लगाई, जिसको तुरंत ही फुर्ती से शिवाय ने निकाल कर अपने ट्राउजर की जेब में डाल लिया। मान गाड़ी से बाहर आया और उन लोगों को मनाने की कोशिश करने लगा। शिवाय बोला, अच्छा फिर काम बता, क्या काम है जो यारों से ज्यादा जरूरी है? तुझे पता है ना, तेरे बिना मजा नहीं आता। दोनों हाथ अपनी जेब में डाले शिवाय मान के सामने खड़ा था और उसकी चाबी देने का कोई मूड नहीं था। संजना को लेना है हॉस्पिटल से और घर लेकर जाना है, ये बोलकर मान ने चाबी के लिए हाथ आगे किया। ओह, तो यारी पर भारी पड़ रही है तेरी दिलदारी। वाह वाह, क्या बोल दिया मैंने? शिवाय खुश होकर बोला। शिवाय के बोलते ही सारे हंस पड़े। गली नुक्कड़ वाली शायरी शुरू हो गई थी। अब कानों से खून मत निकलवा और चाबी दे, दादी ने कॉल करके कहा है, घर लेकर जाना है उसे और कुछ नहीं। कल चलते हैं ना सब, मान ने कहा। पक्का? शिवाय ने उंगली दिखाते हुए पूछा। पक्का। लेकिन फिर भी शिवाय ने उसे चाबी नहीं दी तो मान उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, शिवाय यार प्लीज चाबी दे, कल चलते हैं ना, कर पप्पू प्रॉमिस। शिवाय ने इंडेक्स फिंगर उसके आगे करके कहा। मान ने भी हंसते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी ओर कर दी और बोला, पप्पू प्रॉमिस, नौटंकी, अब चाबी दे। मान की उसी फिंगर में शिवाय ने कार की चाबी डाल दी और बोला, जा बेटा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। मान मुस्कुरा कर बोला, नौटंकी कहेगा। फिर मान ने चाबी ली और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। संजना हॉस्पिटल से निकली। सामने ही मान अपनी गाड़ी से टेक लगाकर दोनों हाथ सीने से बांधे खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था, जिसे देखते ही संजना ने स्माइल दी और मान के करीब चली आई। कब से इंतजार कर रहे हो? संजना ने पूछा।
ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट हुए हैं, कहते हुए मान ने गाड़ी का दरवाजा खोला और संजना को बैठने का इशारा किया। बदले में संजना ने नासमझी से उसे देखा। बेटो, तुम्हें ही लेने आया हूँ। मान ने संजना की प्रश्न भरी नजरों को देखकर जवाब दिया। कहाँ चलना है? संजना ने पूछा। मान बोला, मेरे घर। दादी ने कहा है तुम्हें वहां से लेकर आने को। सुजीत अंकल और सुधा जी आंटी भी वही हैं। पर मेरी गाड़ी? सीट पर बैठते हुए संजना ने पूछा और अपने सीट बेल्ट लगाने लगी। पार्किंग में खड़ी है तो वहीं रहने दो, कल हॉस्पिटल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कार स्टार्ट करते हुए मान ने कहा और संजना को लेकर घर चला गया। कुछ समय बाद माँ ने संजना को लेकर घर पहुंच गया। प्रणाम दादी बुआ। प्रणाम दादी जी। संजना ने आते ही सरस्वती जी और कलावती जी के पांव छुए। सुधा जी के साथ दोनों आज हॉल में बैठी विराज की शादी के विषय में बातें कर रही थी। सरस्वती जी ने तो संजना के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर आशीर्वाद दे दिया, पर कलावती जी ने तो संजना को अपने पास ही बैठा लिया और उसे प्यार से निहारते हुए बोली, अरे सुधा, नजर न लग जाए छोरी ने, कितनी सुंदर हो गई है। आंख की कौर सी काजल निकाल कर संजना के कान के पीछे लगा दिया। खूब खुश रहे मेरी बच्ची, और भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से तेरे भी हाथ पीले हो जाएं बस। क्यों भाभी साहब, विराज का ब्याह तो अब होने ही वाला है। अब मान के बारे में भी सोचो। संजना की बलाइयां लेती कलावती जी ने सुधा जी को इशारा किया। सुनते ही सुधा जी और संजना दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों से ही इशारा कर सुधा जी ने संजना को चुप रहने को कहा और वो खुद भी बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर रह गई। मान कहाँ रह गया बेटा? वो भी तो तेरे साथ ही आया था ना? सरस्वती जी ने संजना से पूछा तो संजना बोली, मान अपने कमरे में चले गए। फिर संजना ने सुधा जी की तरफ देखते हुए पूछा, पापा जी भी यही थे ना मम्मी, वो नहीं दिख रहे हैं? वो सब स्टडी रूम में है बेटा। सुधा जी ने ड्राई फ्रूट्स की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा। संजना बेटा, अभी तुम हॉस्पिटल से आई हो तो ऐसा करो, नहा लो और कपड़े बदल लो। कुछ देर में पंडित जी भी आते ही होंगे। सरस्वती जी ने संजना को समझाते हुए कहा। आज कुछ है क्या दादी जी? संजना ने पूछा। विराज की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बस इसलिए छोटी सी पूजा रखी थी ताकि सारा काम काज निर्विघ्न पूरा हो। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। संजना उठते हुए बोली, जी दादी जी, और बोलकर गेस्ट रूम तक जाते हुए संजना मोबाइल में आए मैसेज को देख रही थी जिसमें सिर्फ लिखा था, ऑल द बेस्ट। कुछ ही देर में सभी पूजा घर में आ गए थे। मान की नजरें हमेशा की तरह संजना पर ही अटकी थी, जिसने हल्के गुलाबी और सफेद रंग का लखनवी सूट पहन रखा था, और हमेशा की तरह मान की नजरें उस पर से हटी नहीं रही थी। ध्यान तब हटा जब विराज ने मान के कंधे पर अपने कंधे से हल्का सा पुश किया। बाद में देख लेना आराम से, अभी आगे चल, पंडित जी बुला रहे हैं तिलक कलावे के लिए। कहते हुए विराज ने मान की सीधे हाथ की हथेली पर चावल के कुछ दाने रख दिए। विराज की बातों से झेपता मान आगे की तरफ चला गया। अरे सुजीत, किधर है सुधा? कलावती जी ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए पूछा। वो स्टडी रूम में ही है, अभी आते होंगे। जवाब सुमेर जी ने दिए, जो अभी आकर पूजा में बैठे ही थे। काम बाद में हो जाएगा, पहले बुला लो उसको, पूजा थोड़ी देर ही चलनी है। संजना बोली, जी दादी जी, मैं बुला लाती हूँ पापा को। कहते हुए संजना उठकर स्टडी रूम की तरफ चल दी और स्टडी रूम आ गई। सुजीत जी किसी फाइल में घुसे हुए थे। अरे क्या कर रही हो संजना, फाइल्स क्यों बंद कर रही हो? अचानक से आकर संजना ने सुजीत जी के हाथ से फाइल ले ली। संजना बोली, आप उठो और चलो, पूजा में दादी बुला रही हैं, ये काम वापस थोड़ी देर में आकर कर लेना। कहते हुए संजना की नजर जब फाइल पर गई तो उसकी आंखें चमक गई और होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे खजाना मिल गया हो। आप चाहिए, ये मैं समेट कर आती हूँ। सुजीत जी के हाथों से फाइल छुड़ाते हुए सर्जन ने उन्हें पूजा घर भेज दिया और मुस्कुराते हुए फाइल्स को देखने लगी। फिर उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फाइल खोलकर फोटो क्लिक करने लगी। सारे फोटो क्लिक करके उसने वंश के पास सेंड कर दिए, फिर नीचे आकर सबके साथ पूजा में बैठ गई। इधर धारा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। धारा, मेरे कैबिन में आओ और साथ में 2 ब्लैक कॉफी भी लेती आना। इंटरकॉम पर आए कॉल को सुनते ही धारा कॉफी की मशीन की तरफ गई। डोर नॉक करते ही अंदर आने की अनुमति मिली। अंदर आओ। कॉफी टेबल पर रखकर साइड में खड़ी धारा अगले आदेश का इंतजार करने लगी।
सामने चेयर पर कोई नया ही व्यक्ति बैठा था जिसका धारा ने आते ही अभिवादन किया था। बैठो धारा, आदेश मिला और धारा चेयर पर बैठ गई और उसके सामने 4 फाइल्स रख दी गई। सर, ये धारा है जिसने अभी ही ज्वाइन किया है, अंडर ट्रेनर है सर। सामने बैठे व्यक्ति को वर्मा जी ने जानकारी दी जिसे उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर सुनने का संकेत दिया, पर वो फाइल को पढ़ने में ही लगे रहे। धारा, ये है हमारे बॉस मिस्टर कैलाश गुप्ता। हम सब इनके ही अंडर में काम करते हैं, वर्मा जी ने धारा को समझाते हुए बताया। ये फाइल लो, ये शेखावत एंड सन्स की फाइल है जिनके लिए हम काम करते हैं। तुम आधे घंटे में मुझे इनकी फाइनल रिपोर्ट बनाकर दोगी। धारा को आदेश देकर वर्मा जी भी दूसरे पेपर्स चेक करने लगे। फाइल उठाकर धारा अपनी डेस्क पर आ गई और तुरंत ही काम शुरू कर दिया। आज दूसरा हफ्ता था धारा को यहाँ काम करते हुए, जिसको वो अभी सीख भी रही थी, साथ में सीखे काम को कर भी रही थी। धारा को तल्लीनता से अपने काम में डूबे देखकर बगल की डेस्क पर बैठा सहकर्मी हितेन उसके करीब आकर खड़ा हो गया, जिसका धारा पर ध्यान था, पर धारा का ध्यान उस पर नहीं गया। कोई भी दिक्कत हो मिस धारा चौहान तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। कानों में आवाज बढ़ते ही धारा ने सिर उठाकर हितेन की तरफ देखा। जी सर, संक्षिप्त सा उत्तर देकर धारा फिर से काम में लग गई और हितेन भी अपनी सीट पर बैठकर काम में व्यस्त हो गया। इधर वैदेही एक रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। मजा आ गया यार वैदू, क्या पार्टी दी है। बड़े दिनों के बाद इतना सारा मजेदार खाना खाने को मिला। वैदेही की सहेली रिंकी ने अपने होठों पर जबान फेरी और मजे लेकर वैदेही की तारीफ करने लगी। हाँ तो जन्मदिन कौन सा बार बार आता है, साल भर में एक ही बार तो आता है, इतना तो बनता है, क्यों वैदू। शालिनी ने वैदेही की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए कहा। चलो चलो, बहुत हुई बकवास, अब मेरा गिफ्ट निकालो। वैदेही ने रेस्टोरेंट के बाहर निकलते ही दोनों के आगे हाथ से चुटकी बजाते हुए गिफ्ट की मांग की। है, कैसा गिफ्ट, शालिनी और रिंकी ने एक साथ अनजान बनते हुए कहा। वैदेही उन्हें घूर कर बोली, ओ मैडम, मेरे बर्थडे का गिफ्ट जिसकी पार्टी अभी तुम दोनों ठकार कर आई हो। शालिनी बोली, ओ वो तो हम लाए ही नहीं, हमें लगा कि दोस्तों में क्या गिफ्ट शिफ्ट देना है ना रिंकी। शालिनी की बात पर सहमति में रिंकी ने भी हामी में सिर हिला दिया। वैदेही उनकी बात सुनकर गुस्से में बोली, अच्छा दोस्ती में गिफ्ट नहीं देते लेकिन पार्टी ले लेते हैं। अब तो वैदेही लड़ने को तैयार थी, उसे अपने गिफ्ट का लालच था, पार्टी पर इतने पैसे खर्च किए और कुछ मिला भी नहीं, गुस्सा आ गया था उसे। हाँ हाँ दे देंगे, बाद में फिर कभी, शालिनी ने टालना चाहा। क्या फिर कभी, मुझे पता है बाद में तुम देने वाली नहीं हो, अभी निकालो। नहीं लाई तो पैसे दे दो, मैं खुद ले लूंगी अपनी पसंद का। वैदेही ने तुरंत रास्ता सुझा दिया और अपने हाथ दोनों के आगे कर दिए। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कहा ना बाद में दे देंगे। अब रिंकी ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया और मन ही मन वैदेही को ढेर सारी गालियां भी दे दी। बाद में कब, वैदेही को अपने खर्चे के पैसे वसूलने थे। आज सुबह नहा धोकर पीछे पड़ गई। कहा ना बाद में दे देंगे, हमारे पास तेरी तरह कमाने वाली बहन नहीं है जो हर वक्त उसे लूट कर फालतू पैसे दूसरों पर उड़ाए। शालिनी ने भी अब वैदेही को जलील ही कर दिया। चल रिंकी, शालिनी कहकर रिंकी को धकेलते हुए ले जाने लगी तो वैदेही बोली, इस पार्टी के लिए तुम दोनों ही मेरे पीछे पड़ी थी, खा पी कर अब शरीफ बन रही हो। हाँ तो मत खिलाती, मना कर देती ना। दोनों पल्ला झाड़ती हुई निकल गई और वैदेही दोनों को जाते हुए देख रही थी। ताजी ताजी बेवकूफ बनी थी तो अफसोस हो रहा था, पर अब क्या कर सकती थी। धारा ने जो पैसे फीस के लिए दिए थे वो अब खर्च कर चुकी थी, अब फीस कैसे भरेगी। धारा अपना काम ईमानदारी से कर रही थी और उधर नीलेश कुछ और ही कर रहा था। वो एक गली की दीवार से लगकर खड़ा था और दूसरी गली में बार बार झांक कर देख रहा था। वहां खड़े होकर वो किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की जिसका नाम सोनल है गली के मोड़ पर मुड़कर अपने घर ही जा रही थी कि किसी ने अचानक हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। अचानक से खींचे जाने से सोनल के हाथ में पकड़ा सब्जी का थैला नीचे गिर गया। उसका हाथ पकड़कर खींचने वाला और कोई नहीं, नीलेश था।
सामने खड़े नीलेश को देखकर सोनल ने गुस्से में अपनी चोटी पकड़कर पीछे फेंकी जो अभी आगे उसके कंधों पर लटक रही थी और टेढ़ा मुंह बनाकर अपनी गिरी हुई सब्जियों को समेट कर थैले में डालने लगी। साथ में नीलेश भी मदद करने लगा। मेरे नशेड़ी बाप ने तुम्हें देख लिया ना किसी दिन तो याद रखना, खैर नहीं न तुम्हारी न मेरी, सोनल ने खड़े होते हुए कहा। तो नीलेश बोला, तेरे बाप से डरता नहीं हूं मैं और उसकी वजह से तू क्या मुझसे मिलना छोड़ देगी? पता है कल कितनी याद आई मुझे तेरी। सुमसान गली में मौके का फायदा उठाकर नीलेश सोनल के करीब आने की कोशिश करने लगा, जिसका सोनल ने भी कोई विरोध नहीं किया। तभी किसी की गाली की आवाज आई, तो रुक जा, कामचोर मेरी बेटी को हाथ लगाएगा, अभी बताता हूँ तुझे। एक उड़ती हुई चप्पल नीलेश की तरफ आई, जिससे बचने के लिए नीलेश और दीवार से चिपक गया, फिर तुरंत ही सोनल का हाथ छोड़कर वहां से भाग गया। पीछे से दूसरी चप्पल भी आई जो सीधा उसकी पीठ में लगी। नीलेश ने अपनी पीठ मसली और भाग खड़ा हुआ। सामने शौक में खड़ी सोनल कभी भागते नीलेश को देखती तो कभी अपने शराबी कबाबी पिता को, जिनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। नीलेश अपनी पीठ मसलता हुआ भागा जा रहा था और गली से मुड़कर गायब भी हो चुका था। वहीं गुस्से और चिढ़ से अपने पिता को देखती सोनल अपना थैला उठाकर अपने शराबी पिता को घूरती हुई निकल गई। उसके पीछे उसका शराबी पिता भी हिलता डुलता और नीलेश को गालियां देता चल दिया। गली के दूसरे कोने पर खड़ी थारा, जो अभी अभी ऑफिस से काम करके घर ही लौट रही थी, ये तमाशा देखकर उसने अपना माथा पीट लिया कि कैसा निकम्मा भाई मिला है जो गली मोहल्ले में इस तरह मुंह मारता फिर रहा है, जबकि इस उम्र में उसको घर की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए कुछ काम करना चाहिए। पर इन हालातों को देखकर धारा अपने मन में अफसोस करके रह गई और घर की ओर चल दी। वो कर भी क्या सकती थी, उसकी माँ नीलेश को पूरा सपोर्ट जो करती थी। घर में आते ही घर में होता हुआ शोर धारा के कानों में पड़ा। वो अंदर आई तो देखा विशाल बुरी तरह वैदेही को पीट रहा था और वो बचने के लिए चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रही थी और कावेरी जी चिल्ला चिल्ला कर दोनों को ना लड़ने के लिए डांटे जा रही थी, पर दोनों में से कोई भी सुन नहीं रहा था। थकी हारी धारा भी उनको देख ही रही थी कि दूसरे कमरे से नीलेश गुस्से से दंदनाता हुआ आया और सोनल के पिता का सारा गुस्सा उसने विशाल और वैदेही पर निकाल दिया। सुकून से घर में रह भी नहीं सकते, सारा दिन जानवरों की तरह चीखते चिल्लाते रहते हो सारे के सारे। नीलेश दोनों को मारते हुए गुस्से से चीखता हुआ बोला, मेरे पैसे चुराए हैं इसने, वापस कर। विशाल गुस्से से वैदेही को घूरते हुए बोला, मेरे पास नहीं है, मुझे मेरी कॉलेज की फीस देनी थी, वहां दे दिए। वैदेही की बात सुनते ही धारा को ताज्जुब हुआ और तेज गुस्सा भी आया, क्योंकि कॉलेज की फीस तो वो उससे एक हफ्ते पहले ही ले चुकी थी। जैसे ही धारा उसके पास गई, वैदेही के चेहरे पर धारा को देखते ही घबराहट आ गई। धारा उसे घूरते हुए बोली, कॉलेज की फीस तो तुमने मुझसे एक हफ्ते पहले ही ले ली थी। धारा की बात सुनते ही वैदेही बुरी तरह हड़बड़ा गई और कावेरी जी की तरफ देखने लगी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था बचने का। बता कहाँ गए वो पैसे? धारा को भी गुस्सा आने लगा। वो खर्च हो गए। बड़े ही दबे स्वर में वैदेही ने जवाब दिया। अब सबकी नजर वैदेही पर थी, जो सर झुकाकर खड़ी थी। नीलेश उन सबको छोड़कर कमरे में सोने चला गया। सुनल से ना मिल पाने का और चप्पल की चोट दोनों का ही दर्द था उसे। कहाँ खर्च किए इतने पैसे, बताना जरा। धारा ने गुस्से से वैदेही की बाजू जोर से दबाते हुए पकड़ रखी थी, जिसको वैदेही छुड़ाने की कोशिश में लगी थी। वो पैसे मैंने लिए थे इससे, मुझे जरूरत थी, छोड़ उसको, कावेरी जी ने बीच में आते हुए कहा और वैदेही ने राहत की सांस ली। धारा बोली, आपको मैंने महीने के पूरे पैसे तो दिए थे, फिर क्या जरूरत पड़ गई? हे भगवान, अब घर के एक एक खर्चे के लिए इसके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना होगा। क्या हाल हो गया है मेरा, भिखारी बना दिया मुझे तो। पति छोड़कर क्या गया, मैं तो कहीं की नहीं रही। छाती पीटती रोती कावेरी जी और रसोई के दरवाजे की चौखट पर बैठ गई और उनकी नौटंकी देखकर धारा गुस्से और चिढ़ से उनको और वैदेही को देखते हुए अंदर चली गई और विशाल सब समझते हुए अपनी माँ की बेस्ट परफॉर्मेंस देख रहा था। कुछ दिन बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी बैठे थे। एक तरफ सुमेर जी, विराज और मैनेजर
सुजीत सहाय जी के साथ बैठे थे। दूसरी रो में विजेंद्र ठाकुर और वंश ठाकुर बैठे बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ये टेंडर किसे मिलना था, इसका सभी को इंतजार था और कुछ ही देर में डिसीजन आ गया और विजेंद्र ठाकुर को सभी बधाइयां दे रहे थे। वहीं सुमेर जी, विराज और सुजीत जी तीनों को ही शौक लगा था, क्योंकि ये टेंडर उनके हाथ से सिर्फ 1 रुपए की वजह से निकल गया था। विजेंद्र ठाकुर ने उनसे 1 रुपए कम प्राइस भरा था, जिसकी वजह से टेंडर उनके हिस्से में आ गया था। सुजीत सिंह बोले, बधाई हो मिस्टर ठाकुर, इस बार का टेंडर आपके नाम हुआ। सुमेर जी ने आगे बढ़कर विजेंद्र ठाकुर को बधाई दी। वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक व्यवहार दोनों को ही समझते और मानते भी थे। उनके साथ ही विराज और सुजीत भी खड़े थे। विजेंद्र जी कुटिल मुस्कान के साथ हाथ मिलाते हुए बोले, थैंक यू मिस्टर शेखावत, बड़ा अफसोस रहा कि आप ये टेंडर हासिल नहीं कर पाए। सुजीत जी बोले, ये बिजनेस है मिस्टर ठाकुर, यहाँ हार जीत तो लगी रहती है और दूसरों के लिए अफसोस करने से बेहतर होगा कि आप अपने लिए खुश हो। हमारे लिए हमारी खुशियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ना कि दूसरे की हार जीत। हाथ मिलाने के साथ समझदारी का सबक भी दे दिया सुमेर जी ने। चलो विराज, देर हो रही है, सुमेर जी के कहते ही विराज और सुजीत जी उनके पीछे चल दिए। सुजीत जी ने एक नज़र वंश पर डाली और बदले में वंश ने भी हल्के से सिर झुकाकर सुजीत जी का अभिवादन किया, जिसका सुजीत जी ने जवाब देना भी गवारा नहीं समझा और सामने देखते हुए बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद विजेंद्र जी वंश से बोले, शाबाश बेटा, आज की जीत का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। ये तुम्हारी मेहनत और सूझबूझ का फल है। कहते हुए विजेंद्र जी ने वंश के दोनों कंधे थपथपा दिए। वंश मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू डैड, ये तो कुछ भी नहीं, आगे देखिएगा अपनी कंपनी को मैं कैसे नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर आता हूँ। विजेंद्र जी खुश होकर बोले, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये कर लोगे। विजेंद्र जी और वंश भी हॉल से बाहर निकल गए। धारा अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। धारा, ये फाइल लेकर जाओ और अभी इसे कंप्लीट कर दो। बिना सामने देखे अपने काम में डूबे वर्मा जी ने हाथ बढ़ाकर फाइल धारा को देते हुए कहा। धारा ने टाइम देखा, 6 बजने को आए थे और इस फाइल को कंप्लीट करते हुए तो 7 बज जाएंगे। इतनी देर रुकी तो नीलेश का गुस्सा उसे झेलने को मिलेगा, जो बिना कारण जाने बस मारने दौड़ता था। धारा बोली, सर, क्या कल नहीं कर सकती इस काम को? उसके कहते ही वर्मा जी ने सिर ऊपर करके धारा को देखा। सर, 6 बज गए। धारा ने हल्के स्वर में इल्तिजा करते हुए कहा, देखो धारा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे काम में कोताही नहीं चाहिए। जिस दिन ज्यादा काम हुआ तुम्हें करना होगा और उसका तुम्हें ओवर टाइम भी मिलेगा। वर्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा। वो उसकी जरूरत को भी समझते थे, इतने दिनों से देख रहे थे तो जानने लगे थे। जी सर, कहते हुए धारा कैबिन से बाहर आई। पैसों की बात से उसको भी थोड़ा लालच ही आ गया। आखिर इसलिए तो काम करने निकली थी, काम होते ही तुरंत निकल जाना। वर्मा जी ने उसको जाते हुए कहा और वापस अपने काम में लग गए। घर पहुंचते पहुंचते 7:30 हो चुके थे। दरवाजा कावेरी जी ने खोला और घूर कर धारा को देखा। आज एक्स्ट्रा काम था मम्मी ऑफिस में। बोलते हुए धारा अंदर आई तो सामने ही चौक में नीलेश कमर पर हाथ रख के खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, धारा ने थोड़ा तेज आवाज में बोला, ताकि नीलेश सुन ले। उसको सबके लालच का पता था। तभी एक जोर का हाथ धारा के चेहरे पर पड़ा, जिससे उसका कान सुन हो गया और आंख में जलन होने लगी। पैसों का लालच देकर हमें बेवकूफ बनाया ना तो एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। और हाँ, वो तेरे एक्स्ट्रा पैसों वाली पूरी तनख्वाह मैं गिनूंगा। एक पैसा भी कम हुआ तो तेरी खैर नहीं। धारा को धमकाता नीलेश अपने कमरे में चला गया और धारा वहीं अपना कान दबाए खड़ी रही, जो पूरी तरह से जल रहा था और आंख की कोर से पानी निकल रहा था। साथ ही दर्द दिल में भी था। इतनी मेहनत करने के बाद में क्या जिंदगी थी उसकी। उसने अपनी माँ कावेरी जी की तरफ देखा तो उन्होंने नीलेश को कुछ कहने की बजाय धारा को ही उल्टा सुना दिया। बड़ा भाई है, फिक्र करता है इसलिए कहता है, और कहकर रसोई में चली गई। धारा की आंखों से आंसू और भी ज्यादा बहने लगे। कहने को बड़ा है पर आज तक एक भी जिम्मेदारी नहीं उठाई, ना ही कोई काम करता है।
पूरा दिन बिस्तर तोड़ता है या आवारागर्दी करता है, फिर भी माँ उसकी हर बात पर तरफदारी करती है। आखिर वो अपनी खुशी से तो लेट नहीं हुई। जब वह काम करती है तो उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा ना। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। नीलेश का हाथ पूरा उसके गाल पर छप चुका था। रात को उसने खाना भी नहीं खाया और रोते रोते ही सो गई। किसी ने उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। सुबह आंख खुली तो अपना चेहरा आईने में देखकर अफसोस में बैठ गई। फिर अपने आप को समझा कर फ्रेश होकर नहाकर तैयार हुई और आईने के सामने आ गई। वाह दी, इतना महंगा फाउंडेशन है आपके पास। आईने के सामने खड़ी धारा अपने चेहरे पर बड़े नील के निशानों को मेकअप से छुपाने का प्रयास कर रही थी कि तभी वैदेही की नजर फाउंडेशन की छोटी सी बॉटल पर पड़ी और उसने तुरंत ही धारा के हाथों से छीन ली और ललचाई नजरों से उसे अलट पलट कर देखने लगी। वैदु, तंग मत कर, मुझे देर हो रही है। वैदेही के हाथ से बोतल लेकर धारा ने तुरंत अपने पर्स में रख ली और वापस अपने चेहरे को देखने लगी जिस पर मेकअप के बाद भी निशान दिख रहे थे। क्या दी, इतना महंगा मेकअप का सामान रखती हो आप अपने पास छुपाकर, और हमें देखो कभी क्रीम भी ढंग से नहीं मिली लगाने को। वैदेही ने मुंह बनाते हुए शिकायत करते हुए कहा, फालतू मेकअप करने की आदत नहीं है मुझे, समझी। ये जो आए दिन इनाम मिलता है ना चेहरे पर, उसको छुपाने के लिए ले रखा है। अभी पीटा हुआ चेहरा लेकर तो जाऊंगी नहीं ना ऑफिस। दारा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। वो पहले से ही परेशान थी। आखिर उसने वही किया जो हमेशा करती आई थी, फेस मास्क लगा लिया जिससे कुछ हद तक तो दाग छुप ही गए। जैसे तैसे तैयार होकर वो घर से निकली। काम भी तो पीटने वाले करती हो। धारा के जाते ही पीछे से वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, और तू कौन से अच्छे काम कर रही है ये भी बता। कावेरी जी ने वैदेही के कान को मरोड़ते हुए कहा। दर्द हो रहा है मम्मी, छोड़ो मेरा कान। वैदेही दर्द से चीख रही थी पर कावेरी जी ने कान नहीं छोड़ा। कावेरी जी बोली, बता कहाँ करें फीस के पैसे जो धारा ने दिए थे तुझे। वैदेही बोली, खर्च हो गए मुझसे, अब तो छोड़, तो दर्द हो रहा है। कहाँ खर्च किए बता। कान और जोर से मरोड़ कर कावेरी जी ने पूछा। पार्टी दे दी दोस्तों को बर्थडे की, अब तो छोड़ो। दर्द के मारे वैदेही चीखते हुए उछल रही थी। कावेरी जी ने आखिर उसका कान छोड़कर एक जोर की चपत वैदेही के सिर पर मारी और बोली, धारा को पता चल गया तो क्या होगा पता है ना तुझे। उस दिन तो मैंने बचा लिया, आगे से कोई उम्मीद मत रखना। वैदेही बोली, तो चलने दो, बता, डरती नहीं हूं उनसे। देखा नहीं रात को कैसे पीटे था नीलेश भैया ने। कावेरी जी बोली, बस खुद की खैर मना, किस दिन तू ना फिर जाए कहीं। गुस्से से वैदेही को घूरते हुए कावेरी जी रसोई घर में चली गई। लाल हो गई कान को मसलती हुई वैदेही सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर चली गई। क्या हुआ धारा, आज फिर से कोल्ड कप हो गया क्या। रिसेप्शन पर बैठी सोनिया ने धारा को देखते हुए पूछा। बदले में धारा ने उसे सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर जवाब दे दिया। ध्यान रखा करो अपना बेबी। वेल, तुम्हें वर्मा सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। सोनिया की कहती ही धारा अपना बैग अपनी डेस्क पर रखकर वर्मा जी के कैबिन में चली गई। वो धारा की तरफ बिना देखे बोले, धारा, कल जो फाइल दी थी लास्ट में वो कंप्लीट कर दी थी तुमने। कहकर वर्मा जी ने जैसे ही धारा को देखा तो अफसोस में सिर हिलाकर रह गए और बोले, फिर जुकाम लग गया तुम्हें। जी सर, धारा ने शर्मिंदगी से कहा। पर वो कर भी क्या सकती थी। वर्मा जी बोले, ये फाइल लो और आज तुम्हें शेखावत एंड सन्स के ऑफिस में जाना है। अकाउंट्स की सारी डिटेल्स अच्छे से समझ लो। तुम्हें वहाँ छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी है मिस्टर शेखावत को। 1 घंटे बाद मैंने मीटिंग फिक्स की है। तुम आधा घंटा बैठकर सब समझ लो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। मेरा ड्राइवर तुम्हें वहाँ ले जाएगा। ये सुनकर धारा थोड़ी घबरा गई। वो अपनी घबराहट छुपाकर धीरे से बोली, मैं सर, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब। धारा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उसका घबराना लाजमी था। वर्मा जी बोले, क्यों, क्या दिक्कत है। जब अकाउंट्स इतना अच्छे से करने लगी हो तो ये सब भी सीखो। धारा, इट्स गुड फॉर यू। जितना काम सीखोगी उतना ही तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। शाबाश, जाओ और अच्छे से तैयारी करो। वर्मा जी ने धारा को समझाया। धारा बोली, ओके सर। वह वापस अपनी डेस्क पर आकर मीटिंग की तैयारी में लग गई। 1 घंटे बाद ही धारा शेखावत कंपनी की भव्य बिल्डिंग के सामने खड़ी थी।
कई मंजिल ऊंची इमारत को देखकर ही धारा को घबराहट होने लगी कि कैसे वो इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ ये मीटिंग करेगी। हालांकि सारी तैयारी वो करके आई थी। रिसेप्शन पर पहुंचकर अपना नाम बताते ही उसे मीटिंग रूम के बाहर लाकर खड़ा कर दिया गया, जैसे उसी का इंतजार था। अब उसे अंदर जाना था। घबराहट में हाथ मसलते हुए उसने दरवाजे को नॉक किया और अंदर आने की इजाजत मांगी। कैबिन में सामने चेयर पर बैठे मान पर धारा की नजर ठहर गई। झील वाला लड़का। मान को देखते ही धारा को वह पहचान में आ गया। हालांकि ये कई साल की बात हो गई थी, पर धारा अब तक मान को भूल नहीं पाई थी। उसका चेहरा उसके मन मस्तिष्क में जैसे छप चुका था। एक नजर देखते ही धारा ने उसे पहचान लिया। वक्त के साथ मान और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मालिक हो चुका था। धारा ने सामने लगी नेम प्लेट पढ़ी और मन में ही बुदबुदाई, मिस्टर मान प्रताप सिंह शेखावत। तभी उसके कानों में मान की आवाज पड़ी, मिस धारा चौहान। मान की रोबीली आवाज सुनते ही धारा पर वापस वही घबराहट हावी होने लगी। मान की नजर उसी पर जमी थी, मुंह पर मास्क लगाए। उसे सिर्फ धारा की आंखें ही दिख रही थी और उन आंखों से ही मान को उसकी घबराहट का अंदाजा हो गया। सामने बैठते ही धारा ने बैग से फाइल और लैपटॉप निकालना शुरू कर दिया। आराम से मिस धारा, इतनी भी जल्दी नहीं है, आप पहले पानी पी लीजिए। मान ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, लेकिन धारा ने मास्क की वजह से मना कर दिया। तो मान बोला, ओके, तो आप 5 मिनट रिलैक्स कीजिए, मैं आता हूँ। उसे अकेला छोड़कर मान केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही धारा ने लंबी सांस छोड़ी और खुद को रिलैक्स किया। ठीक 5 मिनट बाद मान अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सो मिस चौहान, स्टार्ट करें? धारा ने जवाब दिया, जी सर। इन 5 मिनट में धारा ने खुद को तैयार किया और बिना किसी डर के प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर ली और कुछ ही देर में उसने सारी डिटेल्स मान को समझा दी। मान ने मुस्कुराते हुए सामने बैठी धारा को देखा और बोला, देखा मिस चौहान, कितनी आसानी से कर लिया आपने ये सब। थैंक यू सर, मेरी बात को इतनी धैर्य के साथ सुनने के लिए। पहली बार था तो थोड़ी नर्वस फील कर रही थी, कहते हुए धारा के चेहरे पर सुकून था। मान मुस्कुराते हुए बोला, होता है मिस चौहान, सभी के साथ ऐसा होता है। फर्स्ट टाइम में सभी नर्वस होते हैं ना, इसीलिए आपको 5 मिनट दिए थे। फिर मान ने उसके मास्क को देखते हुए पूछा, वैसे आपने ये मास्क क्यों लगा रखा है? धारा हिचकिचाते हुए बोली, वो मुझे कोल्ड हो रहा है तो इसीलिए, ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो। ये बताते हुए धारा को वापस घबराहट महसूस होने लगी। उसने मान को देखकर कहा, काम कंप्लीट हो गया है सर, तो क्या मैं जा सकती हूँ? यस प्लीज। मान की इजाजत मिलते ही धारा कैबिन से बाहर आई और ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। संजना आज सुजीत जी के ऑफिस में दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक संजना को ऑफिस में देखकर सुजीत जी ने पूछा। तो संजना बोली, घर जा रही थी तो सोचा आपको लेती चलूं साथ में। अच्छा चलो फिर मेरे कैबिन में बैठो जाकर, थोड़ी देर बाद चलते हैं साथ में। सुजीत जी ने उसे कैबिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। संजना कैसी हो बेटा? सामने से आ रहे सुमेर जी की नजर संजना पर पड़ी तो वो भी उसी तरफ आ गई। संजना मुस्कुराकर बोली, नमस्ते अंकल जी, अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सुमेर जी भी मुस्कुराकर बोले, बढ़िया, यहाँ कैसे आना हुआ आज? कुछ नहीं, बस आज थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, तो सोचा पापा को लेकर ही घर चलती हूँ। संजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुजीत जी भी बगल में खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। सुमेर जी बोले, गुड, अच्छा किया तुम आ गई। मान से मिली? नहीं, अभी अभी तो आई हूँ, संजना ने कहा। तो सुमेर जी बोले, ऐसा करो तुम मान के केबिन में चली जाओ और बातें करते हुए कॉफी का आनंद लो, हमें अभी कुछ काम बाकी है। आओ सुजीत। सुमेर जी के कहते ही सुजीत जी उनके साथ चल दिए। संजना ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा और सेकंड फ्लोर की तरफ चल दी, जहां मान का ऑफिस था। अभी संजना पहुंची ही थी कि मान के कैबिन से निकलती धारा को देखकर उसने अजीब सा मुंह बना लिया और थोड़ी दूर से होते हुए मान के कैबिन में चली गई। उसके अजीब से व्यवहार से धारा को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा अक्सर होता था। उसके सस्ते पहनावे रहन सहन को देखकर अक्सर कोई भी इस तरह का व्यवहार कर ही देता था। अब उसने भी ध्यान देना और दिल से लगाना बंद कर दिया था, पर उसके काम को देखते हुए अब
उसके ऑफिस में कोई भी उससे इस तरह पेश नहीं आता था। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, फिर सबके साथ मिलकर काम करते हुए सब नॉर्मल हो गया और आज मान का भी व्यवहार उससे अच्छा ही था। तो उसे तसल्ली थी कि उसकी पहली मीटिंग अच्छी हुई थी। ओहो, तुम यहाँ? संजना को देखते ही मान बोलकर अपनी चेयर से खड़ा हो गया। बिना पूछे तुम्हारे कैबिन में आ गई, बुरा तो नहीं लगा? संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें कब से परमिशन की जरूरत पड़ने लगी? तुम्हारा अपना ऑफिस है, इनफैक्ट मैं भी तुम्हारा ही हूँ। मेरे कैबिन में और मेरे दिल में बिना किसी की परमिशन के तुम आ जा सकती हो। माँ ने चेयर खींचकर संजना को उस पर बिठाया और खुद वापस सामने अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और उसकी बात सुनकर संजना मुस्कुरा दी। फिर कुछ याद करके बोली, वो लड़की कौन थी जो अभी अभी तुम्हारे कैबिन से निकली? मानधारा को याद करके बोला, वो वो हमारे अकाउंटेंट के यहाँ जॉब करती है, यहाँ कुछ रिपोर्ट्स देने आई थी। उसे छोड़ो, ये बताओ तुम क्या लोगी, ठंडा या कॉफी ऑर्डर कर दो? कॉफी, संक्षिप्त सा उत्तर देकर संजना खड़ी होकर मान का कैबिन देखने लगी। इंटीरियर वाकई कमाल का था। वैसे आज शाम तुम क्या कर रही हो? मान ने कॉफी ऑर्डर करके पूछा। कुछ नहीं, फाइल्स पर नजर डालते हुए संजना ने जवाब दिया। तो मान खुश होकर बोला, चलो तो फिर एक अच्छी सी डिनर डेट पर चलते हैं, तुम्हारे बर्थडे वाली भी खराब हो गई थी। ओके, संजना ने मुस्कुराते हुए इजाजत दे दी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और प्यून कॉफी लेकर आ गया। इधर मान के घर पर सरस्वती जी और कलावती जी बैठकर बातें कर रही थी। जी जी, आप यहाँ हो तो क्यों ना हम मान के भी रिश्ते की बात कर लें? सरस्वती जी ने कलावती जी से कहा। किसके रिश्ते की बात कर रही हैं आप? हॉल में आते ही रघुवीर जी ने सरस्वती जी से पूछा। अपने मान की लड़की भी देखी वाली है, मान को तो कब से पसंद है और अब तो वो ऑफिस भी जाने लगा है, तो देर किस बात की? मुझे नहीं लगता कि सुजीत और सुधा मना करेंगे, कलावती जी ने कहा। ठीक है, देखते हैं बात करके। लगता तो हमें भी यही है कि अब उन दोनों का रिश्ता पक्का कर ही देना चाहिए, रघुवीर जी ने सहमति जताते हुए कहा। उनकी बात से सरस्वती जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धारा आज बहुत खुश थी। पता नहीं क्यों, पर आज इतने साल बाद मान को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। जिस तरह से मान ने उससे बात की थी, उसे इजी फील करवाया था, ये बात भी थारा को बहुत खुश कर गई थी। कल रात से जब से नीलेश ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, तब से वो उदास थी। उसका दिल भी बहुत भारी सा था, पर वो अब अपनी आंख को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दिल का दर्द भी कहीं खो सा गया था। वो अपने ऑफिस पहुंची तो उसको खुश देखकर सोनिया उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो, बड़े खुश दिख रही हो, लगता है मीटिंग अच्छी रही तुम्हारी। सोनिया धारा को देखकर मुस्कुरा रही थी। धारा खुश होकर बोली, हाँ काफी अच्छी रही, मैं सर को रिपोर्ट देकर आती हूँ। धारा वर्मा जी के कैबिन की तरफ जाने लगी तो सोनिया बोली, अभी लंच टाइम है तो अभी रहने दो, सर भी अपना लंच कर रहे हैं, तुम भी पहले लंच कर लो, बाद में चली जाना। सोनिया अपना लंच बॉक्स लेकर धारा के इंतजार में खड़ी हो गई, पर धारा वहीं अपनी डेस्क पर ही खड़ी सामान सेट करने में लगी थी और सोनिया उसकी तरफ देखे जा रही थी। धारा सोनिया को खड़े देखकर बोली, तुम जाओ अपना लंच करो, मैं आती हूँ। धारा के कहते ही सोनिया ने घूर कर उसे देखा और फिर आगे बढ़कर धारा के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगी। मुझे पता है, ज्यादा बहाने मारने की जरूरत नहीं है, सोनी ने लगभग धारा को खींचते हुए कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा लंच तो लेने दो। धारा को पता था सोनिया मानेगी नहीं। धारा भी अपना लंच बॉक्स लेकर सोनिया के साथ चल दी। दोनों टेबल पर लंच बॉक्स रखकर खाना खाने बैठ गई। अब धारा को मजबूरी में अपना मास्क हटाना पड़ा। धारा के चेहरे पर सूजन और नील का निशान देखकर सोनिया गुस्से में बोली, तुम अपने उस भाई का मुंह क्यों नहीं तोड़ देती? तुमसे नहीं होता तो मेरे से कहो, मैं तोड़ दूंगी। ठीक है, फिर तुम ही आ जाना। सोनिया के गुस्से को देखकर धारा मुस्कुराते हुए बोली, देखना किस दिन पक्का पीटूंगी उसे। धारा की हंसी सुनकर सोनिया ने खींचते हुए कहा। धारा कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खाने लगी। शाम के समय धारा के घर पर कोई दरवाजा लगातार पीटे जा रहा था। आ रही हूँ, सब्र तो करो। दरवाजे पर होती बार बार की दस्तक से परेशान होकर कावेरी जी अपने बालों को जोड़े से बांधती हुई दरवाजा खोलने पहुंची। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा देखकर
कावेरी जी की आंखें हैरत से खुली रह गई और बॉल मुंह में ही अटक गए। कौन है मम्मी? पीछे पीछे धारा भी दरवाजे तक आई थी और बिना पलके झपकाए सामने देखने लगी। बॉल उसके भी मुंह से ना निकले। कावेरी जी उनके पीछे धारा और उसके पीछे खड़े विशाल और वैदे ही चारों ही आंखें फाड़े बहुत चक्के से घर की दहलीज पर खड़े नीलेश और उसके साथ खड़ी सोनल को देख रहे थे, जिसने इस वक्त कसकर नीलेश का हाथ पकड़ा हुआ था और नीलेश के पीछे थोड़ी झुकती सी नसों को झुकाकर डर के साथ खड़ी थी। दोनों के गले में गेंदे और गुलाब की बनी मालाएं टनी थी। सोनल की मांग में सिंदूर लगा था और माथे पर सिंदूर की बिंदी। देख कर ही पता चल रहा था कि दोनों शादी करके आए हैं। आगे क्या होगा? क्या संजना ऑफिस में फिर से कोई गड़बड़ करने आई है? क्या संजना मान और अपने पिता को धोखा देने में फिर से कामयाब हो पाएगी? क्या धारा पर अब घर की जिम्मेदारियों का और बोझ बढ़ जाएगा? क्या मान और संजना का रिश्ता जुड़ पाएगा? वंश संजना से आगे क्या करवाने वाला है, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।